मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे धन निष्कासन की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी और उसके पश्चात लगभग संपूर्ण भारत में उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया था। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था अधिक से अधिक धन का अर्जन करना, और इस धनार्जन के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार होते थे। भारत के एक बड़े राजनेता और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत के विषय में बताया जिसका नाम लिया गया धन निष्कासन। धन का निष्कासन सामान्यतया भारत के धन का इंग्लैंड की ओर जो अविरल प्रवाह था और उसके बदले में भारत को किसी प्रकार की आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक वापसी नहीं थी। इस धन के प्रवाह को ही सामान्य भाषा में उस समय के अर्थशास्त्रियों ने, विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी ने, धन निष्कासन की संज्ञा दी थी। धन निष्कासन की धारणा के विषय में वणिकवाद की विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने चांदी का निकास होता रहे। प्लासी के युद्ध से पूर्व 50 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 2 करोड़ पौंड मूल्य का सोना भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य को चुकाने हेतु भेजा, जिसकी ब्रिटिश वाणिज्य शास्त्रियों ने आलोचना की और 1720 में संसद में एक ऐसा कानून बनाया जिसके अधीन इंग्लैंड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश स्थिति में परिवर्तन आया। इंग्लैंड का अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया। अब कंपनी के पास अपार धन एकत्रित हो गया जो विभिन्न स्रोतों से आता था। 1762 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश गवर्नर को लिखा कि ये रैयतों, व्यापारियों आदि से जबरदस्ती 1/4 कीमत देकर उनके माल और उत्पादन को हड़प रहे हैं और किसानों आदि को मार पीट कर 1 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये जो स्थिति थी, ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि कंपनी किस प्रकार के क्रियाकलापों में लिप्त थी। तो कंपनी के पास जो अपार धन एकत्रित होता था उसके स्रोत थे वह लाभ जो भारत में उत्पीड़ित भूमि कर प्रणाली से बचता था। मतलब ऐसे भूमि कर की प्रणाली जो उत्पीड़न का द्योतक थी, उसके माध्यम से एकत्रित राशि वह तथा भारतीय मंडियों पर एकाधिकार के फलस्वरूप जो धन प्राप्त होता था वो
फिर बलपूर्वक धन की प्राप्ति, जो अंग्रेज अफसर भारतीयों से रिश्वत के रूप में भी करते थे वो, और एक अन्य था वेतन के रूप में प्राप्त किया जाने वाला धन, जो संसार के किसी भी वेतन भोगी को इतना नहीं मिलता था। जो भारत में गवर्नर जनरल था उसका वेतन 20,000 रुपये का था, जो इंग्लैंड के पदाधिकारियों से कई गुना अधिक था। और ये जो पूंजी थी, 3, 4, 5 प्रकार की जो पूंजी थी, जिन प्रकारों से इंग्लैंड कंपनी धन का संग्रहण करती थी, एकत्रीकरण करती थी, इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इस निकास सिद्धांत का प्रमुख पक्ष यह है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भी भाग भारत की जनता के उपयोग और पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं था। वह केवल राजनीतिक कारणों के लिए इंग्लैंड भेजा जाता था। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है धन निष्कासन के तत्व। वो कौन कौन से तत्व थे जिनके माध्यम से धन का निष्कासन होता था। साम्राज्यी शासकों ने, जो साम्राज्यवादी शासक थे या औपनिवेशिक शासक कहना ज़्यादा उचित होगा, उन्होंने भारत की आर्थिक खाल उधेड़ने के लिए हर प्रकार की नीति का आलंबन किया। उन्होंने सारी नीतियां अपनाई। वे शासन को केवल इंग्लैंड के हित के लिए चलाते थे। भारत से धन का निष्कासन उनमें से एक बड़ा कारण था। इसके लिए गृह व्यय, भारत का जो राज्य सचिव था और उससे संबंध जो व्यय के रूप में वो बताता है, 1857 के विद्रोह से पूर्व यह गृह व्यय भारत के औसतन राजस्व का लगभग 13% होता था और 1857 के बाद यह बढ़कर 24% हो गया। 1901-1902 में यह धनराशि 1,73,60,000 रुपये था, जो 1920-21 में बढ़कर कुल राजस्व का 40% हो गया। तो हम देखते हैं 57 में 13%, 1901-1902 में 24% और 1920-21 में बढ़कर 40%। तो इस प्रकार जो ये गृह व्यय था, इसने विशेष रूप से धन निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस गृह व्यय के जो तत्व थे वो थे, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, जो भागीदार थे, उनका लाभांश। 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि कंपनी के भागीदारों को 1874 तक भारतीय राजस्व में से 6,30,000 पाउंड वार्षिक दिए जाएंगे। फिर ये जो राशि थी, ये फिर विदेशों में लिए गए सार्वजनिक ऋण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऊपर लगभग 7 करोड़ पाउंड का ऋण चढ़ा रखा था। इस धन को उन्होंने यूरोप में जो सतत युद्ध चल रहे थे उनमें खर्च किया था। इसके द्वारा कंपनी के क्षेत्रों का विस्तार भी हो रहा था। जो इंग्लैंड की क्षेत्र लोलुपता थी, उपनिवेश बढ़ाने की जो सोच थी, वो भी इसका एक बड़ा कारण थी। और 1900 में तो ये जो सार्वजनिक ऋण था, इसकी मात्रा 22 करोड़ पाउंड के बराबर हो गई थी। इस ऋण में कुछ रेलवे के लिए, सिंचाई के लिए भी जो खर्च हुआ था वो भी था। सर थियोडर मॉरिसन ने अपने भाषण में कहा था कि रेलवे में पूंजी लगाने से भारत में एक अन्य उद्योग आरंभ हुआ, जिसमें नियुक्ति के अवसर उत्पन्न हुए हैं और भारत के लिए औद्योगिक समृद्धि का युग प्रस्तुत हुआ है।
सिंचाई परियोजना के प्रारंभ हो जाने से उत्पादन बढ़ा है और भारत को लाभ हुआ है। मॉरिसन के अनुसार भारत को यह ऋण बहुत सस्ती दर पर मिला, परंतु रेलवे और सिंचाई परियोजना इंग्लैंड ने मुख्यतः अपने हित के लिए बनाई थी, उसमें भारत का कोई हित नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार था। इससे भारत का औद्योगिकरण वहीं हुआ, क्योंकि रेलों का सभी सामान इंग्लैंड से ही खरीदा गया था। इससे इंग्लैंड में तो पूंजी का निवेश गया, पूंजी गई, पूंजी का प्रवाह बढ़ा, लेकिन भारत पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इंग्लैंड का बना सूती कपड़ा हर जगह मिलने लगा, जिससे स्थानीय बुनकरों का धंधा भी चौपट हो गया। तो ये कहना कि इससे भारत को लाभ हुआ, ये अव्यावहारिक है। फिर एक अन्य जो तरीका था वो था सैनिक तथा असैनिक व्यय। इसमें वे सभी खर्च थे जो अंग्रेजी पदाधिकारियों को वेतन, पेंशन और अवकाश के लिए मिलते थे। फिर एक और प्रकार था इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीदी। भारत राज्य सचिव तथा भारत सरकार इंग्लैंड से सैनिक, असैनिक, समुद्री विभाग के लिए करोड़ों रुपए का माल खरीदते थे। तो ये सारा जो खरीदी होती थी ये भी इंग्लैंड से ही होती थी। फिर जो एक अन्य बात है वो है विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। ये भी एक बड़ा माध्यम था धन के निष्कासन का। भारत की राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण निकास व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज और लाभांश था। 20वीं शताब्दी में निजी क्षेत्र की बहुत सी ऐसी पूंजी थी जिसका भारत में निवेशन किया गया। भारत का 30 से 60 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाहर जाता था, जबकि विदेशी पूंजीपति भारत के औद्योगिक विकास में लेश मात्र भी, रत्ती भर भी रुचि नहीं रखते थे। फिर एक अन्य जो विधा थी वो थी विदेशी बैंक, इंश्योरेंस और नौवहन कंपनियां। इन कंपनियों ने के द्वारा भारत से करोड़ों रुपए लाभ के रूप में कमाए। इनकी सबसे बड़ी हानि यह थी कि इन्होंने भारतीय कंपनियों को पनपने ही नहीं दिया। तो ऐसी दशा में ये कहना कि भाई इंग्लैंड का शासन भारत की भलाई के लिए था, ये नितांत अनुचित होगा। फिर हम इन सारे माध्यमों से जिनकी चर्चा हमने अभी तक की है उससे यह अनुमान लगाते हैं कि भाई धन का जो निष्कासन है वो कितना हुआ। एक अनुमान अगर अपन लगाते हैं तो भारत से इंग्लैंड में धन का निकास कितना हुआ, इस संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। 1859 में जॉर्ज वीसेंट ने अनुमान लगाया कि 1835 से 1851 तक धन का निकास 42,21,611 रुपये प्रति वर्ष था। 1901 में विलियम डिग्वी ने अनुमान लगाया कि यह राशि 1757 से 1815 के बीच कुल निकास 50 करोड़ और 100 करोड़ के बीच था। दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी, डी.ए. वाचा तथा आर.सी. दत्त ने अपनी अपनी गणना की है। नौरोजी ने प्रारंभ से 1866 तक समस्त निकासी का अनुमान लगभग 150 करोड़ पाउंड लगाया। 1901 में वाचा ने 1860 से 1900 के बीच की निकासी की गणना करते हुए कहा कि लगभग 30 से 40 करोड़ के बीच की जो राशि है, पाउंड की जो राशि है, वो यहाँ से गई, भारत से गई। 1963 में यह अनुमान लगाया कि 1930 के आगे अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भारत से 13 करोड़ से 14 करोड़ तक केवल शुल्क के रूप में ही प्राप्त किए। इस धन से भारत प्रति वर्ष भिलाई के आकार के 3 इस्पात कारखाने लगा सकता था। मतलब इतनी बड़ी राशि इंग्लैंड जा रही थी कि उससे भिलाई जैसे बड़े जो कारखाने हैं
इस्पात संयंत्र हैं वो लगाए जा सकते थे। तो इस तरीके से धन का जो निष्कासन है वो 150 करोड़ पाउंड तक बताया गया है। और इस धन निष्कासन का जो प्रभाव भारत पर पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, वो सारी दशा को एक स्पष्ट कर देता है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे घातक प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा वह था भारत से धन का निष्कासन, जिसका भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार और वेतन भोगियों पर पड़ा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा प्रदान की और इसे निर्धनता का, भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण भी बताया। भारत की गरीबी इस धन निष्कासन की प्रमुख देन है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का भारतीय निर्धनता का बड़ा कारण बताया। उनके अनुसार इंग्लैंड भारत का रक्त चूषण कर उसे समाप्त कर रहा है। 1905 में सुंदरलैंड के लिए लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि भारत की अवस्था बहुत बुरी है, उसकी स्वामी और दास की अवस्था नहीं है, परंतु उससे भी गिरी हुई है। यह एक ऐसे लुटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर भी निकल जा रहा है। भारत में अंग्रेज़ों के पूर्व भी कई लुटेरे आए, परंतु वे लुटेरे लूट कर चले जाते थे, लेकिन यह लुटेरा तो सिर पर बैठ ही गया। तो ये कहना दादा भाई नौरोजी का ये स्पष्ट करता है कि अंग्रेज किस तरीके से भारत का शोषण, आर्थिक शोषण कर रहे थे। एक अन्य आलोचक भी लिखता है कि पुराना लुटेरा तो केवल धनी आदमी की दुकानें लूटता था जहां धन एकत्रित होता था और छोटे ग्रामों और झोपड़ियों को छोड़ देता था। उसकी तुलना में जो ये साम्राज्यी लुटेरे हैं, ये सबसे छोटे, सबसे गरीब और सबसे दूर क्षेत्रों में भी पहुंच गया है। धन के निष्कासन से देश में पूंजी एकत्रित न हो सकी और देश का जो विकास है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। इससे भारतीय जनता उत्तरोत्तर निर्धनता की जकड़न में आती गई। 19वीं शताब्दी में छोटे बड़े 24 अकाल पड़े, इनसे लगभग 2,85,00,000 जाने गई। इन अकालों में लोग भूख से इसलिए नहीं मरे कि देश में अन्न की कमी थी, बल्कि इसलिए मरे कि उनके पास अन्न खरीदने के लिए धन नहीं था। तो ये दशा हमें ये बताती है कि अंग्रेज़ों ने हम लोगों को या भारतीयों को किस स्तर तक चूस लिया था। फिर क्या है, जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे सामने दिखाई देता है धन निष्कासन का, वह है औद्योगिक विकास का अवरुद्ध होना। धन की अनुपलब्धता के कारण देश के औद्योगिक विकास की गति एकदम मृतप्राय हो गई थी, एकदम सुस्त, धीमी हो गई थी। भारत कच्चे माल का निर्यातक बन के रह गया था। उसके विपरीत भारतीय धन का इंग्लैंड में विकास होने से इंग्लैंड का औद्योगिक विकास तेजी के साथ बढ़ रहा था। सबसे अधिक घिनौना पक्ष तो यह था कि जो धन भारत से जाता था वही धन पुनः भारत में पूंजी के रूप में लगा दिया जाता था। नौरोजी ने एक बार कहा था, भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन ऋण के रूप में लौट कर आता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है भारत को, और इस प्रकार भारत ऋण के कुचक्र में फंस गया है। और ये जो चक्र है ये भारत के आर्थिक शोषण की गति को जिस गति के साथ घूमता है उसी गति के साथ बढ़ाता जाता है। प्रोफेसर R.C. दत्त ने लिखा कि जिसमें राजा का अपनी जनता से कर वसूल करना सूरज के पृथ्वी से जल ग्रहण करने के समान है, जो वह वर्षा के रूप में पुनः भूमि को दे देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा इंग्लैंड में करता है। तो इस तरीके की भारत की दशा थी
और ये दशा बना दी थी धन के निष्कासन में। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण इस घटना का प्रभाव या देन है वो था विदेशी पूंजी निवेश से शोषण। भारत में पूंजी निवेश के लिए धन उपलब्ध न होने के कारण अंग्रेजों ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया और ब्रिटिश पूंजीपतियों ने पूंजी का विनियोग किया, सारे लाभ को कमाकर इंग्लैंड ले गए। जैसे ब्रिटिश निजी कंपनियों को सरकारी देखरेख में भारत में रेल निर्माण का कार्य सौंपा गया। इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर ब्याज तथा 5% लाभ की गारंटी दी गई। यदि कभी निर्धारित लाभ से कम लाभ होता भी तो सरकार से वे 5% की जो राशि है वो पूरी प्राप्त हो जाती थी। रेल निर्माण योजना ने धन निष्कासन में तो सहयोग दिया, साथ ही भारत में आर्थिक शोषण को भी तेज कर दिया। इस पूंजी निवेश से जो लाभ होता था वह इंग्लैंड चला जाता था और वही लाभ वापस भारत में विदेशी पूंजी के रूप में निवेश होता था। इस स्थिति से देश का आर्थिक शोषण बढ़ता जाता था। फिर एक अन्य जो प्रभाव पड़ा वो था करों में वृद्धि। धन निष्कासन का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पर कर अधिकाधिक बढ़ा दिए गए। भारत में प्रति व्यक्ति आयकर 14% से अधिक तथा इंग्लैंड में 7% से भी कम था। इससे बड़ी बात तो यह थी कि कर द्वारा प्राप्त राशि को भारतीयों पर न खर्च करके इंग्लैंड भेज दिया जाता था। कर चुकाने के बाद कर चुकाने का लाभ प्राप्त न होने से भारतीयों की आय में लगातार कमी आती जा रही थी। परिणाम स्वरूप भारतीयों का जीवन स्तर लगातार प्रभावित हो रहा था और नीचे की तरफ जा रहा था। वे लगातार निर्धन हो रहे थे। विलियम डिग्बी ने लिखा है कि 20वीं सदी के भारत में लगभग 10 करोड़ लोग ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय पेट भरकर अन्न नहीं प्राप्त होता। इस अधपतन की मिसाल संभवतया दुनिया के किसी भी उन्नतिशील देश में कहीं भी दिखाई नहीं दे सकती। तो ये दशा बना दी थी धन के निष्कासन ने भारत की। फिर एक अन्य जो प्रभाव पड़ा वो था भारतीय व्यापारियों पर। भारतीय व्यापारियों को लगातार हानि हो रही थी। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में पूंजी निवेश कर उद्योगों पर लगभग एकाधिकार स्थापित कर लिया था। भारतीय कपड़ा उद्योग के समक्ष अनेक बाधाएं पैदा कर दी गई थीं। अंग्रेजों ने भारत को मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना दिया था, जिससे अब भारतीय व्यापारियों को इंग्लैंड के बने माल से प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। भारतीय व्यापारी इस प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते थे और उन्हें सस्ती कीमतों पर अपना माल बेचना पड़ता था, जिससे भारतीयों को हानि उठानी पड़ती थी। तो इस सारे विश्लेषण से, इस संपूर्ण चर्चा से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इस सारी प्रक्रिया के द्वारा भारत से अत्यधिक मात्रा में धन के निष्कासन से भारत की कृषि, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार लगभग चौपट हो गया था और नई आधुनिक उद्योगों का जो विकास था वो संभव नहीं रह गया था। भारत जो कभी आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों की मांगों को पूरा करने वाला देश था, वह इस व्यवस्था के चलते विदेशियों का कर्जदार बनकर रह गया था। धन्यवाद।